जम्बूद्वीप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 95% लोगों के डीएनए में भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश का डीएनए पाया जाता है। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से उत्पन्न हुए वैवस्वत मनु ही फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ यानी कि धरती के पहले मनुष्य थे। वैवस्वत मनु से उत्पन्न हुए राजा इक्ष्वाकु इस जम्बूद्वीप के ही नहीं लेकिन पूरी पृथ्वी ग्रह के प्रथम राजा थे। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन जम्बूद्वीप का दूसरा नाम सुदर्शन द्वीप है और उसे चंद्रमंडल यानी मून ऑर्बिट से देखा जा सकता है। संजय ने महाभारत के भीष्म पर्व में बताया है कि मून ऑर्बिट से देखने पर जम्बूद्वीप का आकार किस प्राणी के जैसा दिखाई देता है, जिसे आज यदि हम गूगल मैप से भी देखें तो वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि 7585 वर्ष पहले संजय ने बताया था। दोस्तों, हम जम्बूद्वीप की बात करें और यह बात ना जानें कि जम्बूद्वीप में और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य आए कहां से, तो हमारी जानकारी अधूरी रहेगी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान यानी कि सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य से सूर्यपुत्र मनु का जन्म हुआ और यह मनु ही इस धरती के सबसे पहले मनुष्य थे और इस मनु से ही हम मनुष्य, मानव, मैन और ह्यूमन कहलाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि विवस्वान यानी कि सूर्य तो एक तारा है, आग का गोला है, तो उसने मनु को जन्म कैसे दिया? और कश्यप एक ऋषि है तो उन्होंने विवस्वान यानी सूर्य रूपी आग के गोले को जन्म कैसे दिया? तो दोस्तों, हमें इस रहस्य को समझने के लिए मूल तात्विक बात को जानना होगा। हमें जानना होगा कि वास्तव में ब्रह्मा कौन है, मरीचि कौन है, कश्यप कौन है, क्योंकि शास्त्रों में बताई गई बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है। तो ब्रह्मा कोई 4 मुख वाले, 4 हाथों वाले, हाथ में पुस्तक वाले, कोई मानव जैसे दिखने वाले भगवान नहीं है। यह तो उनके स्वरूप को समझाने के लिए विद्वानों द्वारा किया गया प्रतीकात्मक निरूपण है। असल में ब्रह्मा का मतलब है ज्ञान, वह ज्ञान जो क्रिएशन करता है। जैसे कि अनाज के छोटे से बीज के कोश के डीएनए में यह ज्ञान पड़ा हुआ है कि उसे कब उगना है, कैसे पत्तों का निर्माण करना है, कितना बड़ा पेड़ बनना है और कैसे फल देना है। इसी प्रकार पदार्थ के एटम के सबसे छोटे से हिस्से में भी यह ज्ञान पड़ा है कि उसे किस एनर्जी का निर्माण करना है, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का निर्माण करना है और कैसे पदार्थ का निर्माण करना है। और इसीलिए सृष्टि के हर एक छोटे से छोटे कण के केंद्र में जो ज्ञान पड़ा है उसे ब्रह्मा कहते हैं। और इसीलिए विष्णु की नाभि में ब्रह्मा को दर्शाया जाता है, क्योंकि नाभि केंद्र का प्रतीक है और केंद्र में है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा से मरीचि का जन्म होता है, तो मरीचि भी कोई मानव के जैसे दिखने वाले भगवान नहीं है, परंतु जो ज्ञान डीएनए में और अणु के सबसे छोटे हिस्से में पड़ा हुआ है, उस ज्ञान को भी आत्मस्फूर्णा होगी कि मुझे यह करना है, मुझे यह निर्माण करना है। इस ज्ञान प्रकाश को, ज्ञान की किरण को मरीचि कहा जाता है और इसीलिए मरीचि को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है और मरीचि को भी प्रजापति ब्रह्मा भी कहा जाता है। और इसी ज्ञान प्रकाश से जन्म लेते हैं कश्यप। तो कश्यप को कई लोगों ने बिना सोचे समझे एक ऋषि और मनुष्य जैसा दिखाया है, तो कश्यप भी वैसे नहीं है। तो सृष्टि के सभी तत्वों के एटम में और डीएनए में पड़े ज्ञान को ब्रह्मा, ज्ञान को जब इच्छा हुई तो उसे मरीचि, और यह कॉन्शियसनेस वाला ज्ञान जब भिन्न भिन्न तत्वों को जोड़कर और जुड़कर पदार्थ, प्राणियों, वस्तुओं और तत्वों का निर्माण करने लगे तो उसे ही कश्यप बोलते हैं। कश्यप जब अदिति नाम के तत्व से जुड़ते हैं तो अग्नि, वायु, जल, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण जैसे देवताई तत्व जन्म लेते हैं। और यह तत्व देवता इसलिए है क्योंकि यह तत्व सृष्टि के लिए सहायक है और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। और जब कश्यप दिति नाम के तत्व से जुड़ते हैं तो असुर प्रकट होते हैं जो सृष्टि के निर्माण को डिस्टर्ब करते हैं। यह असुर भी कोई 2 सिंगों वाले, मनुष्य जैसे दिखने वाले विचित्र प्राणी नहीं है, लेकिन ऐसी शक्तियां या फोर्स है जो सृष्टि के निर्माण को चैलेंज करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। कश्यप को भी ब्रह्मा और प्रजापति कहा जाता है। कश्यप ही सभी जीवित और निर्जीव चीजों के पिता हैं और कश्यप ने ही पृथ्वी को, ग्रहों को, आकाशीय पिंडों को और सूर्य को उत्पन्न किया
या कहे कि जन्म दिया। अब सूर्य ने मनु को कैसे जन्म दिया? तो क्या बिना सूर्य के जीव सृष्टि संभव है? पृथ्वी पर जीव सृष्टि की शुरुआती अवस्था में सूर्य से ही शैवाल जैसी समुद्री वनस्पति और सूक्ष्म जीव प्रकट हुए और उसी से उत्क्रांति होते हुए मछली, कछुआ, फिर सस्तन प्राणी, वराह, सिंह, लघु मानव और फिर आज के मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ। हमारा डीएनए भले ही चिंपांजी से सबसे ज्यादा मिलता हो, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी मछली से और हमारा स्नायुबद्ध शरीर, मुछे और दाढ़ी, माथे के बाल, हाथ और पैर शेर से ही डेवलप हुए हैं। कहने का मतलब है कि बिना सूर्य के जीव सृष्टि जन्म नहीं ले सकती। इसीलिए सूर्य हमारे पिता है, जन्मदाता है। सूर्य ने ही जीव सृष्टि को जन्म दिया है और इसीलिए कहा जाता है कि विवस्वान रूपी सूर्य से मनु का जन्म हुआ। मनु यानी फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ। शास्त्रों में मनु को मत्स्य का अवतार भी बताया गया है, जो एवोल्यूशन की थ्योरी को साबित करता है। और भगवान विष्णु के 10 अवतार भी एवोल्यूशन की थ्योरी को ही साबित करते हैं। अब मनु रूपी मनुष्य ने धरती पर जन्म ले लिया, लेकिन तब जम्बूद्वीप का भारतवर्ष जुड़ा हुआ था अफ्रीका खंड के साथ, यानी कि आज से 35 मिलियन वर्ष पहले। और जब भारतीय भूखंड अफ्रीका से अलग होकर यूरेशियाई प्लेट से जुड़ा, तो जो सबसे पहली मानव आबादी पृथ्वी पर जन्मी थी वह भारत में आ गई और कुछ लोग अफ्रीका में भी रह गए। भारत में रहते लोगों में सोशल लाइफ डेवलप हुई और धरती पर सबसे पहले राजा बने इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु राजा के पुत्र और वंशज उत्तर एशिया में, यूरोप में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेशन करके चले गए। और इसीलिए यदि आज कोई भारतीय इक्ष्वाकु वंश के डीएनए पर यदि रिसर्च करेगा तो दुनिया के 95% लोगों के डीएनए में यही इक्ष्वाकु वंश का डीएनए मिलेगा। यदि हम भगवान राम की वंशावली को देखें तो ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्य का जन्म हुआ, यानी कि आज से 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य और पृथ्वी का जन्म हुआ। फिर विवस्वान से मनु का जन्म हुआ, यानी कि आज से 35 मिलियन वर्ष पहले। मनु से इक्ष्वाकु 33 मिलियन वर्ष पहले अयोध्या के राजा बने और उन्हीं के वंश में आगे जाते हुए भगीरथ का जन्म हुआ करीब 28 मिलियन वर्ष पहले। और इन्हीं से रघु, रघु से ययाति, दशरथ और भगवान राम का जन्म आज से 14,264 वर्ष पहले हुआ। और इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे जाते हुए आज से 7,585 वर्ष पहले महाभारत हुआ। और संजय ने वर्णन किया कि जब भारतवर्ष और जम्बूद्वीप को हम अंतरिक्ष में से मून ऑर्बिट से देखते हैं तो वह एक खरगोश के आकार का दिखाई देता है। तो दोस्तों, महाभारत के भीष्म पर्व के 5वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में कहा गया है कि यथा ही पुरुषः पश्येदादर्शे मुखमात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्र कक्षा में दिखाई देता है। चंद्रमंडल से देखने पर जम्बूद्वीप, जिसे सुदर्शन द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से यह अच्छी तरह से दिखाई देता है, इसीलिए इसे सुदर्शन द्वीप कहा जाता है। और यह जम्बूद्वीप महान शश यानी खरगोश की तरह दिखाई देता है। तो यदि हम इस जम्बूद्वीप को यानी एशिया महाद्वीप को देखते हैं तो क्या यह हमें खरगोश की आकृति के जैसा दिखाई देता है? तो बार बार देखने पर भी हमें एशिया महाद्वीप खरगोश की आकृति जैसा नहीं दिखाई देता। लेकिन संजय को शायद पता था कि लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने और ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करवाई है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, तुमने कह तो दिया कि अवकाश से देखने पर सुदर्शन द्वीप खरगोश के जैसी आकृति वाला दिखाई देता है, लेकिन तुम प्रमाणों के साथ बताओ कि चंद्रमा के आकाश से देखने पर यह खरगोश की आकृति किस तरह से दिखाई देती है। तब संजय कहते हैं कि हे राजन, आपने जो मुझसे इस शशकृति यानी खरगोश के जैसी आकृति के विषय में प्रश्न किया है, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत नामक 2 द्वीप बताए गए हैं, वे ही दोनों उस शश खरगोश का पिछला भाग हैं। नागद्वीप तथा काश्यप द्वीप उसके दोनों कान हैं। राजन, ताम्र वर्ण के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत ही इसका सिर है। इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप खरगोश के आकार में अंतरिक्ष में से दृष्टिगोचर होता है। तो अब जब हम संजय की कही गई बात को गूगल अर्थ से देखते हैं तो भारत देश और ऐरावत नाम का देश इस खरगोश का पिछला भाग है और एशिया के मैप में यह भाग खरगोश के 2 पैरों की आकृति को बनाते हैं
और ताम्रवर्ण के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित यह मलय पर्वत के भूभाग वाला यह प्रदेश खरगोश का मस्तक है। क्या आपको यहाँ पर खरगोश की आकृति दिखाई दे रही है? यहाँ पर आप खरगोश के मुख की आकृति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जिस चीज को हम 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं, उस चीज को 7585 वर्ष पहले लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका उपयोग कर लोग ऐसी चीजों को देख सकते थे? तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।